देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विधान भवन के तिलक हॉल में डाले जाएंगे। लखनऊ में मतदान के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इससे पहले आज लोक भवन में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो मॉक पोल हुआ, उसमें बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दल निषाद पार्टी के भी विधायक शामिल हुए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के विधायकों के एक वोट की वैल्यू देश में सबसे ज्यादा है, इसलिए वोट डालने में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए ट्रेनिंग कराई जा रही है। आपको बता दें 18 जुलाई को, यानी कि अब से एक ही दिन बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसके लिए वोटिंग से पहले खास ट्रेनिंग दी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव प्रेफरेंशियल चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है और कैसे वोट दिया जाता है, ये ट्रेनिंग आज दी गई। बीजेपी के जो विधायक थे वो थे, इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी के, उनके विधायक पहुंचे थे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद में। डॉक्टर साहब, ये आपके विधायक आए, ट्रेनिंग आज दी गई। बीजेपी की कोशिश है, आपकी भी कोशिश है कि एक भी वोट खराब ना हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी, योगी जी को, उन्होंने हम लोगों को साथ रखा। और पहली बार है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमें हमारी पार्टी को 11 विधायक, जो हमारे 6 अपने सिंबल से 5 भारतीय जनता पार्टी के, उनको तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से 2 चीज़ें, एक जीत मिलती है और सीख मिलती है। और आज ये सीखने का अवसर मिला। और मानव का स्वभाव है गलती करना, गलती न हो, इसके लिए जो आज का मॉकड्रिल था कल से आज तक, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने ऐसा अवसर दिया लोगों को सिखाकर कि उत्तर प्रदेश का एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। एक वोट जो है असम के पूरे राज्य के बराबर है, इसलिए हमारा एक वोट बहुत मायने रखता है कि इसलिए यहाँ का एक 100% वोटिंग हो और 100% वैलिड वोटिंग हो, इसके लिए है। और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति की अग्रिम बधाई देता हूँ। मैं धन्यवाद। और एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बनाया है, जो जाट समाज से आते हैं। राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आते हैं। तो बीजेपी इस तरीके से जैसे उम्मीदवार बना रही है, इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी की एक सिद्धांत है, निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति के जीवन में उदय हो और गरीब जो है निर्बल सबल हो जाए। ऐसे में पिछली सरकारें पिछड़ों और दलितों के नाम पर केवल राजनीति की, उन्हें नेतृत्व का अवसर नहीं दिया। उन्हें न तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी, और देखिएगा आप दिल्ली में राष्ट्रपति के चुनाव में चाहे पिछले हों, इस बार एक महिला को, निचले आदिवासी को लाया, और उन्होंने एक महिला को लाया। और फिर आज के दिन में जो धनखड़ जी को लाया, वो भी मैं बधाई देता हूँ कि पिछड़े समाज के लोगों को अवसर दिया जा रहा है और निश्चित रूप से इस लोकतंत्र की जो महत्ता है उसे कायम कर रहे हैं। आपने कहा बीजेपी के साथ आना जीत की गारंटी है, तो ओम प्रकाश राजभर जी को क्या कहेंगे? वो अभी तो इस इलेक्शन में आ रहे हैं साथ में, लेकिन अभी आगे के लिए बातचीत नहीं हो रही क्या उनसे? उनको कहेंगे आए साथ में? अब निश्चित रूप से बड़े भाई को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि धीरे धीरे सद्बुद्धि आ रही है। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी 2017 में उन्हें उस लायक बनाया, फिर से वो इस लायक हो आवे। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही कहती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्हें आना चाहिए और आकर सही ढंग से और रहकर अपने समाज में सत्ता सुख देती है, सत्ता न्याय देती है, सुरक्षा देती है, तो निश्चित रूप से अपने समाज को देने में कामयाब होंगे। कैमरा जीतन के साथ अनवर शुक्ला, अभी गंगा, लखनऊ। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाए गए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि इस चुनाव में वोट देते समय प्रिकॉशन बहुत जरूरी है और इसलिए बार बार विधायकों की ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई, बीजेपी के इलेक्शन कोऑर्डिनेटर और संसदीय कार्य मंत्री, लंबा एक्सपीरियंस है, सुरेश खन्ना जी हमारे साथ है। सर, कल भी ट्रेनिंग हुई, आज भी ट्रेनिंग हुई, इतना क्या बहुत टिपिकल चुनाव होता है क्या? देखिए, ऐसा है, सावधानी बरतना, इसमें कोई गलती नहीं है। प्रिकॉशन लेना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेना। तो आज भी सहयोगी दल के लोग थे, कल भी सारे जी। तो कल के लिए क्या निर्देश दिए गए विधायकों? कल वोट डालना है और कितने बजे सबको बुलाया गया? सबको बुलाया गया 10 बजे, 10 से 5 तक वोटिंग होगी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रिकॉशन ले रही है, यानी बीजेपी प्रिकॉशन ले रही है, एक वोट ना खराब होने पाए, क्योंकि एक एक वोट की वैल्यू है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की जितनी वैल्यू है, सिक्किम के सारे विधायकों के वोट की वैल्यू मिला के उतना है। और इसीलिए बीजेपी उसने ये सेशन किया, 2 दिनों तक मॉक पोल किया, खुद उनकी पार्टी के विधायक आए, सहयोगी दलों के विधायक आए और सब इस मॉक पोल या हम कहें ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं। कैमरा जीतन के साथ अनवर शुक्ला, भी गंगा, लखनऊ।
वहीं एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए गरीबों की आवाज हमेशा उठाई है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर भी उम्मीद जताई कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अन्य लोग भी वोट करेंगे। जुलाई को राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, तो उससे पहले अगर हम कहें उपराष्ट्रपति के लिए भी एनडीए ने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। ब्रजेश जी, 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए चुनाव है, तो एनडीए ने अब उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया है। देखिए, आदरणीय जगदीप धनखड़ जी देश में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार राजग द्वारा बनाए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने मैदान में उतारा है, जो वास्तव में पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे देश में दबे कुछ लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। राज्यपाल जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद उन्होंने पश्चिम बंगाल में जैसे दबे कुचले लोगों की आवाज़ को लगातार उठाने का काम किया, जो पीड़ित लोग थे उनकी मदद करने का काम किया। वास्तव में पूरे देश के लोगों ने इसको बहुत सराहा है। बहुत बहुत अभिनंदन और आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्त किया है। 18 जुलाई को जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, कल ट्रेनिंग भी हुई है, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आपको लग रहा है कि शिवपाल यादव, राजा भैया के अलावा और भी विपक्ष के कुछ विधायक वोट करेंगे? आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में सभी जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि एक तरफा वोट उन्हें मिले, और मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों से बहन जी जीत करके द्रौपदी मुर्मू जी जाने वाली है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवड़ियां बांटना ठीक नहीं है, उसको लेकर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल कि जिस ढंग से सरकारी संसाधनों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा करके लोगों को सुविधा दे सकते हैं, रोजगार के संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, और जिस ढंग से रेवड़ी बांटने का चलन है, उससे लोगों के मन में एक ऐसी धारणा पैदा होती है कि हमें कोई काम नहीं करना है, जो कि उचित नहीं है, और देश के लोगों ने इस बात को स्वीकारा है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से चाहे जगदीप धनखड़ हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, कहीं ना कहीं एनडीए ने जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने राज्यपाल रहते हुए भी जो गरीब वर्ग है उसके लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है, और द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, उनका साफ तौर पर मानना है कि तमाम सारे एनडीए के तो जो विधायक है वो वोट करेंगे, लेकिन अन्य जो विधायकों ने उम्मीद है कि वो भी जरूर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करेंगे। कैमरा जितन के साथ अनवर चतुर्वेदी, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि देश को जगदीप धनखड़ के अनुभवों से बहुत फायदा होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राजा भैया और ओपी राजभर के बाद कुछ और लोग अंतरात्मा की आवाज पर हमारे साथ आएंगे। केशव जी, ये जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और अब एनडीए ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। ये तो पूरा देश स्वागत कर रहा है, मैं भी स्वागत कर रहा हूँ और बधाई भी दे रहा हूँ आदरणीय जगदीप धनखड़ जी को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसदीय बोर्ड के साथ परामर्श करके और अपने जो हमारे एनडीए के जो साथी दल हैं उनसे चर्चा करके घोषणा की है। एक किसान के घर में पैदा हुए श्री जगदीप धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में मैं यह मानता हूं कि बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा और उनके अनुभवों का बहुत देश को लाभ मिलेगा। जिस तरीके से 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, आप लोग ट्रेनिंग भी हुई, आज भी दूसरा दिन है उसका, तमाम सारे देखिए बीजेपी और एनडीए के लोग तो वोट डाल ही रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव भी आ रहे हैं, राजा भैया भी आ रहे हैं, अब तो ओम प्रकाश राजभर भी आ गए हैं, क्या और भी लोग आएंगे लग रहा है आपको? हम तो सभी से अपील करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे निवेदन किया है कि अगर एक गरीब की बेटी, एक आदिवासी की बेटी देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं तो अंतरात्मा की आवाज़ से उनको अपना समर्थन दे करके, अपना वोट दे करके उनको उत्तर प्रदेश से भी भारी अंतर से विजयी बना करके भेजे। और देश में तो जिस प्रकार से लगातार आप सब दिखा भी रहे हो और हम लोग जान भी रहे हैं कि तमाम जो हमारे वैचारिक दृष्टि से हमारे विरोधी हैं या बहुत सारे ऐसे दल हैं जो हमारे एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, उन लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनका सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है कि हमारी जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं आदरणीय द्रौपदी बहन जी, वो बहुत अच्छे मतों से विजयी होकर के जाएंगी।
100 दिन की सरकार हो गई है और तमाम उपलब्धियां आप लोग गिना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोल रहे हैं। चाहे कल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हुआ तब भी उन्होंने निशाना साधा है। नहीं, देखिए, वो मैं जानता हूँ फ्रस्ट्रेशन में है और उनको लगता है कि धरती का एक मात्र ऐसा, मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने एक एक्सप्रेस वे बनाया था तो दूसरा कोई बना नहीं सकता है, लेकिन एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई। मतलब एक, जब देखो कोई ना कोई एक्सप्रेस वे का शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर एक मजबूत नेटवर्क खड़ा हो रहा है जो केवल वाहनों के आवागमन का मार्ग ही प्रशस्त नहीं करेगा तीव्र गति से, बल्कि उन क्षेत्रों के लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन, रोजगार के नए अवसर, विकास के नए अवसर के रास्ते भी खोलने का काम है। वहीं वाराणसी में आज सियासी हलचल का रविवार है। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं भाजपा की तारीफ भी कर रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा कि भाजपा जमीन पर काम कर रही है और अखिलेश यादव एसी में रह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक अखिलेश साथ रहेंगे तब तक रहेंगे, बाद में मायावती से बात करेंगे। और कहा यह भी जाता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूर्वांचल उसमें अहम भूमिका निभाता है। तो जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आपने हाथ थामा है, आने वाले दिनों में हम संकेत क्या लें, किस तरह के संकेत? समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आपको किनारा करती हुई दिखाई दे रही है, भाजपा आपको जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। हम इसे क्या माने? अगर इशारों की बात करें तो इशारों में बता दीजिए, अगर सीधी बात करें तो सीधा बता दीजिए। देखिए, अभी तो हम अखिलेश जी के साथ हैं। जिस दिन अखिलेश जी कहेंगे कि हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे, अकेले लड़िए, तो फिर हम मायावती जी से बात करेंगे। मायावती जी के साथ? मायावती जी से बात करेंगे और उनकी पार्टी से गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे। बसपा से गठबंधन? मुलाकात हुई है इधर बीच किसी से? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, बातचीत हुई है। ओम प्रकाश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपका समर्थन भाजपा को जाता है, आप हैं अभी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, अगर वो साथ छोड़ते हैं तो आप बसपा के साथ जाएंगे। ये बात, ये त्रिकोणीय है क्या? आप हंस भी रहे हैं, खुल के कुछ बता नहीं रहे। सही बता रहा हूँ। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को, महात्मा ज्योतिबा फूले की सोच को, छत्रपति साहू जी महाराज की सोच को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई किया तो माननीय कांशीराम जी ने किया। उसी बात को हम लोग भी टिमटिमा रहे हैं, उसी बात को मायावती जी भी टिमटिमा रही हैं। हम तो अखिलेश जी और मायावती जी से, दोनों लोगों से कई बार आप लोगों के माध्यम से मिल तो नहीं सका, लेकिन जिससे मिला उससे भी कहा। हमने कहा कि भाई, जब दोनों लोग चाहते हो कि गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, तो फिर आपस में क्यों लड़ रहे हो? अखिलेश जी मायावती को ख़त्म करना चाहते हैं, मायावती जी अखिलेश को ख़त्म करना चाहते हैं, तो दोनों लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? जब लड़ाई एक ही है, सब लोग चाहते हो कि जातिवाद जनगणना हो, तो फिर एकजुट होकर लड़ो। सब लोग चाहते हो कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा है, तो फिर एक साथ क्यों नहीं लड़ते हो? सब लोग चाहते हो कि महंगाई से निजात दिलाया जाए, तो एक साथ क्यों नहीं लड़ते हो? हम तो आपके माध्यम से दोनों नेताओं से कहूँगा, हमें साथ मत लेना, लेकिन आप दोनों लोग साथ होकर लड़ो। ये अति पिछड़े समाज के लोगों को, मुसलमानों को धोखा देना बंद करो। दोनों लोग धोखा दे रहे हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बर्बाद हो रहे हैं और समाज बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री बना वो तो अपना काम होने करता है। बीजेपी के जो नेता है वो क्या कर रहे हैं? साहब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था बना के दिया है, उस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो 2 कदम आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जा सकता। क्योंकि अगर किसी ने सिंगल सड़क बनाई है, आबादी बढ़ी, गाड़ियाँ बढ़ी, तो अगला जो भी आएगा, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, तो उस सिंगल सड़क को डबल सड़क करेगा। डबल सड़क है तो उसको 4 लेन में करेगा। वो कभी उस सड़क को काट करके खड़ंजा नहीं बना सकता। तो जितने भी प्रधानमंत्री बने हों, चाहे मुख्यमंत्री बने हों, जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो 2 कदम आगे ही जाएगा, 1 कदम जाएगा नहीं जाएगा तो जहाँ है वहीं बैठे रहेगा खाली। मुख्यमंत्री जी से इधर बातचीत हुई? लखनऊ तो आप जाते ही रह रहे हैं, लखनऊ इधर बीच तो मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई? चूँकि 2024 भी आने वाला है तो इधर बातचीत। हम सबसे मिलते हैं, हम तो केजरीवाल से भी मिलते हैं, हम योगी जी से भी मिलते हैं, हम अमित शाह से भी मिलते हैं, अखिलेश से भी मिलते हैं।
उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, संजय राउत से मिलते हैं, हम लालू यादव जी से मिलते हैं, नीतीश जी से भी जाके मिला हूँ। अमित शाह जी से कुछ खास बातचीत हुई था? नहीं, बस वो राष्ट्रपति के चुनाव की बात है। उसके बाद की बीजेपी भी आप जैसे बता रहे हैं हमेशा चुनावी मोड में रहती है, आप भी चुनावी मोड में एकदम बता ही रहे रहते हैं। उनका काम है, वो पार्टी चला रहे हैं, सत्ता में हैं, तो सत्ता पाने के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो वो संघर्ष में अपना है, इस नाते सत्ता में है। जो एसी में चले गए, एसी से नहीं निकल रहे हैं तो वो एसी में हैं। चाहे कांग्रेस को देखिए, चाहे बसपा को देखिए, जो एसी में जाएगा, हम भी एसी में बैठे रहें तो हमारा भी वही असर होगा जो कांग्रेस और बसपा का असर है। बीजेपी एसी में नहीं है तो उनके लोग काम कर रहे हैं, धरातल पे काम करते हैं। इस काम के पीछे कौन है? अमित शाह जी हैं या पार्टी का संगठन है, मुख्यमंत्री हैं या कौन है? अब उनके पार्टी से पूछिएगा तो हम बताएंगे। अब दूसरे का पार्टी का हम कहा जाने का हाल वहाँ। मतलब इन लोगों को सीख लेनी चाहिए उन लोगों से जो लोग एसी में हैं आपके अनुसार। देखिए, मैं आजमगढ़ बाई इलेक्शन जब था, 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता था। दिन भर हम 13-14 मीटिंग मैं करता था, 300 अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर। कुर्ता पैजामा, चड्ढी, गंजी सब भीग जाते थे, इतनी गर्मी थी, लेकिन हम लोग डटे रहे। तो जो धरातल पर असेसमेंट हमने किया रिजल्ट आने के बाद कि काश अगर अखिलेश यादव जी आ गए होते तो हमारी मर्यादा भी बच गई होती और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई होती। 2024 के लिए नसीहत भी बता दीजिए कि किसके बता ही दिए हैं। अब उनको तो बता दिए कि भैया हमको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, हम उनको सलाह नहीं दे रहे हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे भी कह रहूँगा कि जहाँ हैं वहीं पड़े रहिए, बस जहाँ हैं आप वहीं पड़े रहिए, अच्छा रहेगा। तो ओम प्रकाश राजभर जी बात खुलकर कर रहे हैं और इसके साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का साथ छूटा तो आगे बसपा से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन आज जो बैठक है वो संगठन को मजबूत करने के लिए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। इसी बीच कौशाम्बी से बड़ी खबर मिल रही है। बिल ज्यादा आने से हाई टेंशन लाइन पर एक युवक चढ़ गया है। 8,000 से ज्यादा बिल बिजली का आया। सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन लिया था, बिल ज्यादा आने की वजह से हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लाइट नहीं होने की वजह से बड़ा हादसा चल गया। अगर सोचिए अगर लाइट आ रही होती और ऐसे में ये युवक हाई टेंशन लाइन पर चढ़ जाता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। कौशाम्बी से तस्वीरें सामने आई हैं। बिजली बिल ज्यादा आने की वजह से ये युवक हाई टेंशन लाइन पर चढ़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सौभाग्य योजना के तहत इस युवक ने बिजली का कनेक्शन लिया था और जब बिजली का बिल ज्यादा आया तो हाई टेंशन लाइन पर ये चढ़ गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त लाइट नहीं आ रही थी। लाइट आ रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको कौशाम्बी से दिखा रहे हैं, जहां ये युवक हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया है। नाराजगी इस बात को लेकर है, गुस्सा इस बात को लेकर है कि बिजली का बिल 8,000 रुपए आया है। सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन लिया गया था और ज्यादा जब बिल आया तो उसके बाद ये युवक हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया। आप देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है बिल ज्यादा आने की वजह से किस तरीके से शख्स नाराज है और ऊपर चढ़ गया है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, कुछ लोग मौजूद है, पुलिस की टीम पहुंची हुई है, जाल लेकर आया गया है ताकि इस युवक को नीचे उतारा जा सके। अभिसार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिसार, क्या इस शख्स को नीचे उतार लिया गया है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था अगर लाइट आ रही होती तो? जी देखिए, अभी मैं बता दूं कि मौके पर अब क्षेत्राधिकारी चायल भी पहुंच चुके हैं और उनकी भी कोशिश जारी है कि युवक को उतारा जाए, लेकिन अभी तक उनकी भी कोशिश जो है नाकाम चल रही है। मौके पर तो पुलिस के जवान है ही, इसके अलावा ग्रामीणों की मदद से तमाम जाले भी मंगवाई गई और जाल लगाया जा रहा है। काफी मशक्कत की जा रही है कि युवक को उतार लिया जाए, लेकिन वो इतना विद्युत विभाग के कार्यों से खफा है कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये भी बता दें कि ये बहुत ही गरीब परिवार है और जो अशोक निषाद है वो मेहनत मजदूरी करते हैं। असल जब अचानक से बिल ज्यादा आ गया तो कहा जाए कि उनका जो है मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया। ये ऐसा उनकी पत्नी ने बताया कि 2-3 दिन से काफी वो परेशान रहते थे और आज ये दोपहर को गांव की तरफ आए। ये 4 लाख वोल्ट की जो है खंभा है और उसी के तार पर चढ़कर आप देख सकते हैं। अभी सर इस घटना की जानकारी क्या कब लगी और क्या अभी शख्स को नीचे उतार लिया गया है या फिर अब भी जद्दोजहद जारी है? जी लगभग
2 से 2:30 बजे की घटना है। लोग चढ़े, ये युवक चढ़ गया था और उसके बाद तमाम ग्रामीणों की भीड़ लगी थी। सूचना पुलिस को गई और पुलिस भी मौके पे पहुंची, लेकिन अभी भी युवक को खंभे से नीचे नहीं उतारा गया है। पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे हुए, पुलिस टीम वहां पर पहुंची हुई है। क्या समझाइश की कोशिश नहीं की जा रही है? क्या किसी तरीके का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है? अब अभी हमारी सीओ क्षेत्राधिकारी चायल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से युवक को उतारा जाए और यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो, इसलिए एम्बुलेंस भी मंगवा लिया गया है। और थोड़ी देर बाद जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी उन्होंने कहा है कि बुलाया जा रहा है, वो भी पहुंचेंगे। और जाल तो ऑलरेडी पहले से लगा के रख दिया गया है। जहाँ जहाँ युवक कार पर चढ़ के घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो जिधर जिधर वो युवक जा रहा है उधर उधर जाल भी लोग लेकर जा रहे हैं और अभी युवक को उतारा नहीं जा सकता। ठीक है अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब देखिए लगातार ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को जरा समझिए। पहली तस्वीर आप देखेंगे, आपको वो शख्स हाई टेंशन लाइन पर चढ़ा हुआ दिखेगा। दरअसल इस युवक का कहना यह है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है। 8,000 बिजली का बिल आने की वजह से ये युवक नाराज होकर हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा गरीब परिवार से। और दूसरी तस्वीर आपको उस जद्दोजहद की नजर आएगी जो इस शख्स को उतारने के लिए की जा रही है। और अगली खबर भी कौशाम्बी से, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। जिला अस्पताल में एक पिता अपने बच्चे का शव लेकर भटकता हुआ नजर आया, क्योंकि अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली। बेटे की मौत से बदहवास ये मजबूर पिता, जब एक एम्बुलेंस में उसने शव को रखा तो उसे ये कहकर नीचे उतार दिया गया कि ये एम्बुलेंस प्राइवेट है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि जिला अस्पताल में अगर स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है तो बाकी अस्पतालों में क्या व्यवस्था होगी। इतना ही आरोप नहीं है, आपको बता दें घर तक छोड़ने के लिए इस मजबूर पिता से पैसे की भी मांग की गई। तो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल हालत को आप समझिए, बदहाल स्थिति को आप समझिए। जिला अस्पताल में एक शख्स किस तरीके से भटकता हुआ नजर आया। पर भी ले गए थे, उसका चेकअप करवाया, एक्सरा करवाया। बाद में महसूस हुआ कि उसको फोड़ा हो गया, उसका पूरा शरीर पहले लाल पड़ गया था। इसके बाद हम लोग ये हुआ कि इसका ये सूझ रहा है हम लोगों को। अब अंदरूनी काम हम लोगों को जानकारी नहीं, हम लोग तो परामर्श डॉक्टरों से लेंगे। तो हम लोग ले गए डॉक्टर मंजनपुर सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के लिए पैसा मांगे और हम लोगों ने पैसा भी दिया, उसका ऑपरेशन हुआ। मैं अभी ऑफिस में आया हूँ तो आप मीडिया के द्वारा मुझे पता चला है कि आज जिला अस्पताल में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई थी और कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। तो इसकी मैं एक जांच कराऊंगा, सीएम साहब से उसकी आख्या लूँगा। उसके बाद जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।